हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया हो गए। आई एम निशांत अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन ऑफिसर्स पॉइंट। आज अपन लेकर आए हैं इंग्लिश की क्लास आपकी। अपन ने क्लास पहले भी ली थी, वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अपना। एक टॉपिक हमने शुरू किया था टाइम और टेंस का, ठीक है। तो आज ये अपनी रहेगी पहली क्लास टाइम और टेंस की। लगभग भी मान के चलें कि अपन 25 से 30 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं अभी। और लगभग आपके ये मान के चलें कि 20 से 30% जो आपके रूल्स हैं कम से कम इस क्लास में तो कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखो, ये क्वेश्चंस हैं आपके कॉमन एरर्स के, यानी इस तरह से आपको कॉमन एरर्स में भी पूछे जाते हैं टेंस में क्वेश्चन, और फिल इन द ब्लैंक में भी पूछे जाते हैं। कई बार आपको कॉमन एरर में दे देते हैं और कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देते हैं, और दोनों भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये जैसा कि अपन ने भी बात की कि टाइम और टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन भी करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, यू विल नॉट बी सक्सीडेड अंटिल यू विल एम्फेसाइज एट द डोगमा ऑफ हार्डशिप इन लाइफ। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अपन सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है विल नॉट बी सक्सीड, और यहाँ लिखा है विल एम्फेसाइज। तो कभी भी पहली बात तो यही है कि सेंटेंस के अंदर 2 बार विल का यूज नहीं हो सकता। अगर आपके सेंटेंस में दे रखा है अनटिल, क्या दे रखा है? अनटिल दे रखा है, अनलेस दे रखा है, इफ दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट दे रखा है, एज सून एज दे रखा है, ठीक है। यानी अगर आपके सेंटेंस में ये दे रखे हों तो कंडीशन समझो आप, 2 कंडीशन है यहाँ पे। इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएं, तो दूसरी तरफ विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब इस सेंटेंस में देखो, यहां पर लिखा हुआ है अनटिल, और अनटिल के तुरंत बाद क्या दे रखा है? विल, और दूसरी तरफ विल दे रखा है। तो अपने को क्या समझना है कि अनटिल, अनलेस, इफ या प्रोवाइडेड दैट दे रखा हो, एज सून एज दे रखा हो, तो हम कौन सी साइड, जिस साइड ये लिखे हुए हैं अनटिल, जिस साइड लिखा हुआ है उस साइड, उस सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे। इसका मतलब यहां से अगर अपन विल हटा दे तो एम्फेसाइज अपने आप में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। यानी अगर अपन एरर की बात करें तो सेकंड जो इसका पार्ट है, फ्रेज है, इसके अंदर एरर है। यहां पर हम विल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अनटिल दे रखा है, ठीक है। होगी बात क्लियर? अगले सेंटेंस पे चलते हैं अपन। अगला सेंटेंस है, इट इज हाई टाइम यू शुड लीव नाउ फॉर द सेक ऑफ योर ऑन वेल बीइंग। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ना सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। अगर अपने को दे रखा हो इट इज हाई टाइम, क्या दे रखा हो? इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ऑपॉर्चुन टाइम, या इट इज टाइम। इन चारों का मतलब होता है दिस इज द राइट टाइम। बात को समझो। जैसे मान लो कि कोई काम है, उस काम को करने आप, जैसे मान लो कि आपका सुबह एग्जाम है, 7 बजे एग्जाम था और आपको सोना था 10:30 बजे, लेकिन आप कोई मोबाइल चलाने लग गए और ऐसे करते करते आपको कितने बज गए? 11 बज गए। अब 11 बज गए तो अचानक आपने टाइम देखा तो आपको सोना तो 10:30 था ना, लेकिन आप सो कितने बजे रहे हो? 11 बजे सो रहे हो। इसका मतलब आपके दिमाग में बात आएगी कि अब यही वो टाइम है, मतलब कि मैं इस टाइम में क्या हो रहा हूं? लेट हो रहा हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। देखो, हिंदी में अगर अपन बात करें तो यहां लिखा हुआ है शुड लीव, चाहिए का सेंस दे रहा है। लेकिन कभी भी जब भी इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ऑपॉर्चुन टाइम, इट इज टाइम दे रखा हो तो इस बात को समझना है आपको। क्या समझना है? कि मेरे को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। कहने का मतलब गेटिंग लेट का सेंस दे रहा है। तो यहां पे पास्ट की बात होने लग गई, तो यहां पे शुड लीव नहीं आकर आ जाएगा लेफ्ट। क्या ये बात पल्ले पड़ी? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ऑपॉर्चुन टाइम अगर दे रखा हो
तो ये दिस इज द राइट टाइम का सेंस देते हैं। और उसके तुरंत बाद हम शुड का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। ठीक है डियर्स, अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू मी एंड आई विल परचेज द सेम नेक्स्ट ईयर इज पर द एकॉर्ड। तो देखो, जैसा कि अपन बात करें कि इज बिलोंगिंग टू मी, अगर बात करें वर्ब की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं वर्ब? दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक्शन वर्ब और एक होती है स्टेट वर्ब। अगर हम एक्शन वर्ब की बात करें तो एक्शन वर्ब अपने साथ इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेती है, और स्टेट वर्ब जो होती हैं वो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लेती हैं। अगर हम बात करें बिलोंग की, तो बिलोंग एक्चुअली में एक स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब है, कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपको पता है कि बिलोंग हो गया, है ना, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, है ना, अपीयर हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, यानी सॉन। जो स्टेट वर्ब्स हैं जिनको अपन आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख पाते, नहीं लिख सकते, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर बिलोंग नहीं आकर क्या आ जाएगा? बिलोंग्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिलोंग्स आ जाएगा। कारण क्या था? क्योंकि ये एक स्टेट वर्ब है। क्या है डियर्स? एक स्टेट वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, ऑल पीपल आर नोइंग द वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इन रियलिस्टिक वे। अगर अपन शुरू में देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? आर नोइंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर नोइंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ लाडलो? आर नोइंग लिखा हुआ है। आर नोइंग अगर लिखा हुआ है तो अपने को यही समझना होगा, दोबारा वही बात समझनी होगी कि नो बेटा जी क्या होती है? एक नो एक स्टेट वर्ब होती है, और स्टेट वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती। मतलब यहां पर आएगा नो। ऑल पीपल नो द वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट, यानी एरर कहां है? आपके पहले पार्ट के अंदर आपकी एरर है। नेक्स्ट है, वी डिड नॉट डिसाइड येट व्हाट हैज टू बी डन इन दिस कंटेक्स्ट टू ओवरकम द रिप्रेशनेस ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, डिड नॉट डिसाइड येट की बात करें, तो हमें समझना होगा कि यहां पर क्या दे रखा है? येट दे रखा है। येट दे रखा हो, जस्ट दे रखा हो, ऑलरेडी दे रखा हो, रिसेंटली दे रखा हो, है? और जस्ट येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार दे रखा हो, है? हालांकि कुछ केसेस में अपन फॉर और सिंस के यूज को भी देखते हैं, फॉर और सिंस के यूज को भी देखते हैं अपन। येट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, फॉर, सिंस, ये सब दे रखे हो, इनमें से कुछ भी दे रखा हो, तो ये बताते क्या है? अपने को ये समझना होगा बताते क्या है। ये बताते हैं कि एक्शन जो था, जो वर्क जो था, वो क्या रह गया? अनकम्प्लीटेड रह गया। अनकम्प्लीटेड है, यानी एक्शन जो था, जो वर्क था, वो जो वर्क था वो फिनिश नहीं हुआ, अनकम्प्लीट है। अनकम्प्लीट है यानी उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड कर लेना चाहिए था लेकिन उसने डिसाइड नहीं किया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाई साहब आपका अनफिनिश्ड। तो अनफिनिश्ड की कंडीशन में या तो हम हैज़ लगाते हैं या हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। कौन सी फॉर्म लिखते हैं लाडलो? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, यानी वी के साथ क्या आ जाएगा? हैव नॉट डिसाइडेड। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो गई? एरर हो गई आपकी। पता चल गई बात, समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर वही आ गया ये इट इज टाइम। क्या मैंने बोला था? इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। अगर ये दे रखे हों तो ये बताते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। तो ऐसे कंडीशन में शुड टेक की जगह अपने को वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है, जो क्या होती है? टुक होती है। अगला सेंटेंस आप करो। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि कभी भी सेंटेंस में दो बार विल का यूज नहीं हो सकता। दो बार किसका यूज नहीं हो सकता? विल का यूज नहीं हो सकता। तो किसका यूज हो सकता है आप बताओ। मैंने अभी भी बताया था
कि एज सून एज लिखा हो, एज लॉन्ग एज लिखा हो, अनटिल लिखा हो, अनलेस लिखा हो, इफ लिखा हो, है ये सारे ये लिखे हों तो इनकी साइड में तब फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है अगर दूसरी तरफ विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो। तो मुझे बताओ कि इसमें क्या आंसर होगा। बताओ भाई, बताओ सभी। क्या होगा आंसर? पता चल रहा है? बिल्कुल चल रहा होगा आपको कि सर यहां पर लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज, जिस तरफ लिखा हो उस तरफ या तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तब लगाएंगे अगर विल दूसरी तरफ दे रखा हो। अगर अपन देखें तो यहाँ विल हेल्प लिखा हुआ है, अगर विल हेल्प लिखा है तो यहाँ पे विल भी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एज लॉन्ग एज की साइड नहीं आएगा। ठीक है, आएगा क्या? तो यहाँ पे अगर हम बी की फॉर्म की बात करें तो आपको पता है कि बी एक फर्स्ट फॉर्म है और बी की फर्स्ट फॉर्म 3 होती हैं, बी एम आर। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यू के साथ बी नहीं आएगा, यू के साथ एम नहीं आएगा, यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट देखो इस सेंटेंस को समझना पड़ेगा भाई आपको। यहां पे लिखा हुआ है सेवरल न्यू परफॉर्मर्स आर अपीयरिंग, लिखा हुआ दिख रहा है आपको? अरे बोलो। तो मैं बात कर रहा हूं आर अपीयरिंग लिखा हुआ है। अब बात को समझो, इंग्लिश लैंग्वेज में अपीयर जो वर्ड है ये एक स्टेट वर्ब भी होती है, एक एक्शन वर्ब भी होती है। एक एक्शन वर्ब भी है, एक स्टेट वर्ब भी है। ये एक्शन वर्ब कब होती है और स्टेट वर्ब कब होती है, इसको आप समझो। ये एक्शन वर्ब तब होती है अगर कोई बुक पब्लिश होने के लिए मार्केट में आई, या कोई कलाकार स्टेज पर क्या हुआ? कम आउट, स्टेज पर आया। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्शन वर्ब कब होती है? या तो कोई बुक पब्लिश हो रही हो, और अगर ये एक्शन हुई तो इसके साथ आता है इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें कि सर स्टेट वर्ब कब होती है, स्टेट वर्ब तब होती है जब इसका जो सेंस होता है, ये सेंस जैसा ये वर्ड है वैसा ही निकलता हो। जैसे अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, सीम। अगर प्रतीत होना या सीम का सेंस देता हो तो हमेशा स्टेट वर्ब होती है। यानी फर्स्ट, जैसे मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। जैसे क्वेश्चन है, इट इज appearing that this question is very difficult। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। तो लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ना तो सेंस आ रहा है किताब के पब्लिश होने का, ना किसी परफॉर्मर के स्टेज पर आने का। तो ऐसी कंडीशन में ये बन गई है एक स्टेट वर्ब। तो आप लिखेंगे इट इज अपीयर्स आ जाएगा, इज प्लस आईएनजी हट जाएगा, इट अपीयर्स आ जाएगा, तब ये स्टेट वर्ब बन जाएगी। मुझे लग रहा है का सेंस दे रहा हो तो ये स्टेट वर्ब है, आईएनजी नहीं आता, सीधी सी बात। और अगर यहां पर देखो तो यहां पे परफॉर्मेंस स्टेज पर आ रहे हैं तो ये एक्शन वर्ब हो गई, और इज एमआर आईएनजी आ सकता है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है बेटा जी? सही है। आप इसको दोबारा पढ़ लेना, दोबारा समझना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 9 पर जैसे अपन आए, लिखा ही जस्ट हैज रीच्ड हियर आफ्टर ए लॉन्ग एक्सपीडिशन एंड हाइकिंग एट हिमालयाज। मतलब यहां पे अगर हम यहां पर बात करें तो एक चीज तो सही है, क्या है कि सर जस्ट दे रखा है और हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये बात तो सही है क्योंकि हैज के साथ रीच्ड लिखा हुआ है। लेकिन गलत बात क्या हो गई? गलत बात ये होगी लाडलो, क्या हो गई कि एडवर्ब जो होती हैं वो हमेशा या तो मेन वर्ब से पहले आती है या हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब होती है। क्या बात समझे मैं क्या बता रहा हूं?
मैं ये बता रहा हूं कि सेंटेंस में एक बात तो सही है कि जस्ट दे रखा है और हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो आगे पीछे हो गया। मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच एडवर्ब आनी चाहिए थी, जो कि यहां नहीं होकर कहां होनी चाहिए थी, इन दोनों के बीच होनी चाहिए थी। ये सेंटेंस होना चाहिए था हैज जस्ट रीच्ड। क्या बात पल्ले पड़ गई? चले आगे देखो, ये सेंटेंस देखो, इफ वी हैड कम ऑन दिस टाइम ही हैज एंजॉयड द विंसम क्लाइमेट सिचुएशन इन दिस रेन। अगर यहां पर इफ दे रखा है तो हमें एक सिचुएशन को समझना है। इफ के साथ अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी हो, क्या दे रखी हो, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? थर्ड फॉर्म दे रखी है। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो दूसरी तरफ बेटा जी क्या आता है बताओ? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो तो दूसरी तरफ क्या आता है? स्ट्रक्चर में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन यहां पर क्या दे दिया इसने? हैज एंजॉयड दे दिया। यानी होना क्या चाहिए था? वुड हैव एंजॉयड। क्या बात पल्ले पड़ गई? क्या बोला मैंने? हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो, अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। देखो भाई, हमारी कोशिश है, मेरी तो, हम तो ये मानते हैं कि अगर किसी भी तरह से आप लोगों तक अगर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आप तक पहुंचे और आप चीज़ों को समझ पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि 20-25 क्वेश्चन है ना, आपके 30 से 40% आपके टेंस के टॉपिक को कवर कर देंगे। लगभग चीज़ें आ जाएंगी आपकी इसी पहली क्लास के अंदर ही आ जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ 3 से 4 क्लास आपकी इस टेंस की देंगे, आपको क्वेश्चंस की दूंगा, जिससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में तो की बात है ही है। प्लस अगर मैं बात करूँ तो मर्चेंट नेवी की क्लास में तो कम से कम पेपर में तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। तो अगली बात अगर अपन आते हैं तो अगला सेंटेंस है, I could not remember what did he say to me that day about all this। देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये एक तो होता है डियर डायरेक्ट सेंटेंस और एक होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर, हालांकि स्पीच की बात नहीं कर रहा मैं, सेंटेंस की बात कर रहा हूं। सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, जिनके अंदर WH वर्ड जो होता है वो किसी इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो। तो यहां तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है ही नहीं, है क्या बताओ? नहीं है ना, देखो कहां है, नहीं है। अगर हम बात करें तो सर यहां पर क्या होगा, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या अंतर होता है? देखो डायरेक्ट सेंटेंस में तो क्या होता है, WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब दे देता है और फिर एक सब्जेक्ट दे देता है। यहां पर दिख रहा है ना, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस की जब अपन बात करते हैं तो WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब आती है। यानी इस स्ट्रक्चर को अपन ध्यान से देखें, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो वही बात मैं कह रहा था, अगर इन्वर्टेड कोमास दे रखे हों तब तो सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया उसने, ऐसा लिखा होता तब तो सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि वो सेंटेंस किसका होता? डायरेक्ट स्पीच का। लेकिन ये सेंटेंस किसका? इनडायरेक्ट का है। और इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, पहले WH वर्ड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। मतलब क्या हुआ कि व्हाट डिड ही से को हम बदलेंगे व्हाट ही। अब बताओ मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि क्या डिड से को हम ऐसे लिख सकते हैं? डिड से नहीं लिख सकते ना, डिड से ऐसे तो, कि सर हम डिड से क्यों लिखेंगे, हम तो सैड लिखेंगे ना इसकी जगह। अरे डिड से की जगह क्या लिखेंगे? सैड लिखेंगे। मतलब सीधा से ये है कि व्हाट ही सैड इसका आंसर होगा। यानी सेकंड जो आपका है उसके अंदर क्या है, आपको एरर देखने को मिल रही है। अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर है, देयर इज गोइंग माई ब्रदर said Amit when he is in a dilemma। There is going my brother। तो देखो इस सेंटेंस को समझो आप। ये सेंटेंस को अगर अपन ध्यान से देखें तो लिखा है there is going my brother, वहां मेरा ब्रदर जा रहा है।
किसने कहा? अमित ने कहा व्हेन ही इज इन डायलेमा, जब वो डायलेमा में पड़ गया। तो इस सेंटेंस में अगर देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? इज गोइंग। देखो ध्यान से, वहां मेरा ब्रदर जा रहा है। किसने कहा? अमित ने कहा। तो भाई ये सेंटेंस है ना, देखो इस सेंटेंस में क्या है? WHEN, वैन दे रखा है, और वैन के बाद में क्या दे रखा है? इज MR दे रखा है। क्या दे रखा है? इज MR दे रखा है। और इज MR के एक साइड तो इज MR दे दिया, और दूसरी साइड इसने क्या कर दिया? इज MR प्लस गोइंग कर दिया। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कर दिया? ING कर दिया। अब स्ट्रक्चर को देखें तो हमें एक चीज समझ में आ रही है। क्या आ रही है? कि सर अगर इस तरफ इज MR दे दिया, दूसरी तरफ इज MR दे दिया, और वहन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती। देखो अपन पढ़ रहे थे ना इफ वाली कंडीशन में कि विल दोनों तरफ नहीं हो सकता, तो उसी तरह यहां पर भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? तो अगर वैन के बाद में इज दे रखा है तो हम दूसरी तरफ लगाते हैं देयर विल बी। कहने का मतलब इज MR के साथ क्या आ जाएगा? विल बी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आई विल इंटीमेट यू इन केस यू विल आस्क। देखो यहां पर क्या दे दिया? विल इंटीमेट दे दिया, और यहां पर क्या दे दिया? विल आस्क दे दिया। क्या एरर दिख रही है आपको? बिल्कुल एरर है। मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर दे रखा हो, देखो यहां पे इन केस दे रखा है, इन केस के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES आती है, तो दूसरी तरफ विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो मतलब यहां पर विल नहीं आएगा, आस्क आएगा, क्योंकि इधर विल दे रखा है। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो ये लगभग सबको आता होता है। देखो बिफोर दे रखा है सेंटेंस में। चलो इस बिफोर को छोड़ो, एक बात समझो कि अभी से पहले पास्ट टेंस होगा। मान लो कि मैंने टाइम लिख दिया, यहां लिख दिया 10 बजे, या लिख दिया 9 बजे, और एक लिख दिया 8 बजे। ध्यान समझो, 10 बजे से पहले कोई काम हुआ है तो वो पास्ट में हुआ है कि नहीं हुआ? पास्ट था। लेकिन क्या उस पास्ट से भी पहले कुछ काम हो सकता है क्या? यानी पास्ट से पहले कोई घटना घटती है क्या? उसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट। उसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है कि एक काम से पहले दूसरा काम हुआ है। मतलब अभी जो काम आपने कोई, जैसे मान लो कि कोई पेशेंट था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर गया। पेशेंट तो पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया। बात को समझो ध्यान से। यानी एक्शन कौन सा पहले हो रहा है? पास्ट ऑफ पास्ट का एक्शन हमेशा पहले होता है। पहला एक्शन ये है, दूसरा एक्शन ये है। अगर ये पहला एक्शन है तो पहले एक्शन के साथ हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और बाद वाले एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म आती है। ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया मेरे पहुंचने से पहले, यानी मेरे पहुंचने से पहले एक एक्शन हो गया तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन कब? मेरे पहुंचने से पहले, तो मैं बाद में पहुंचा, यानी यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, रीच्ड। एक तो ये तरीका है इसको समझने का जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। एक नॉर्मल जो तरीका है जो सब कर सकते हैं कि सर जब भी बिफोर दे रखा हो ना, मेरे को इतना आता है, तो बिफोर से पहले मुझे क्या लगाना है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, और बिफोर के बाद क्या लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है। तो बिफोर दे रखा है, बिफोर से पहले क्या लगा रखा है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। अगला सेंटेंस देखो इस सेंटेंस को। शुरू किससे हो गया? वाइल से। और वाइल हमेशा क्या बताता है? पैरेलल एक्शन बताता है। क्या बताता है? पैरेलल एक्शन इन कंटिन्यू। पैरेलल एक्शन क्या चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। पैरेलल एक्शन क्या चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है, एक ही टेंस में चलता है। वाइल शी वाज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रही थी, आई हैड बीन वॉचिंग, मैं देख रहा था टीवी। तो भाई साहब यहां पे समझो कि वाइल क्या कह रहा है? पैरेलल एक्शन दे रहा है, दोनों तरफ सेम टेंस देगा। अगर मैं वो पढ़ रही थी, वो स्टडिंग कर रही थी, वॉज स्टडिंग कर रही थी, तो फिर यहां पर भी क्या आएगा? वॉज वॉचिंग आएगा। अरे समझ गए कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि वॉज स्टडिंग कब देखो इधर वॉज स्टडिंग है ना, तो पैरेलल एक्शन तभी तो बनेगा ना। वॉज स्टडिंग के सामने क्या आएगा? वॉज वॉचिंग।
अरे क्या बात समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूं कि इधर वॉच स्टडिंग दे रखा है तो उधर वॉच वॉचिंग आएगा। कब आएगा? सेंटेंस में वाइल था। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो यहां पर ये सेंटेंस शुरू हो गया लाडलो बाय दिस टाइम से। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर क्या दे दिया? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। जब भी बाय प्लस टाइम दे रखा हो तो हमें समझना है कि उस सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मतलब यहां पर हैज हैड सेटल्ड नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ही विल हैव सेटल्ड। क्या आएगा? ही विल हैव सेटल्ड। क्यों आया? क्योंकि बाय के साथ में क्या दे दिया? टाइम दे दिया। अगला है द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। भाई ये वही सेंटेंस दोबारा देखो, यहां पर लिखा हुआ है इफ, ठीक है, और दूसरे स्ट्रक्चर में देखो तो आप लिखा हुआ है शुड। क्या लिखा हुआ है? शुड। अगर सेंटेंस में शुड लिखा है, देखो ये टोल्ड वाला सेंटेंस है तो पास्ट का तो रहेगा ही रहेगा। वैसे समझना हो तो टोल्ड दे रखा है सेकंड फॉर्म है और वहां पे शुड दिया तो यहाँ पे रेन्स की जगह रेन्ड आएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। हमें इसको समझना है, इफ के साइड में सेकंड फॉर्म तब आती है जब सेंटेंस में वुड या शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। अब मुझे ये बताओ कि शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखी है। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ना? अगर शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो क्या यहाँ पे रेन्स की जगह रेन्ड नहीं आएगा क्या? बताओ। और ये बता देता हूँ, ऐसा चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इफ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चाहे 3 बार पोज कर करके देख लो, बात को समझ लो। 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, एक होता है सेकंड फॉर्म हो, या हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो, या सेकंड फॉर्म के साथ वर हो। ये तीनों मैं एक साथ ही लिख देता हूं। अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरी तरफ विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सेकंड फॉर्म हो तो वुड या शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तीनों स्ट्रक्चर लिख दिए, पेपर में एक को तो आना ही पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? अगला सेंटेंस है नीलम अराइव्ड हियर डिड ऑल द preparations and then has called on one of her intimate friend. नीलम अराइव्ड हियर डिड ऑल द प्रिपरेशन। तो यहां पर देखो सेंटेंस को देखो, यहां पर दे दिया डिड। नीलम यहां आई, उसने सारी प्रिपरेशन की, एंड देन हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। बताओ इसमें एरर क्या है? बताओ। नीलम यहां पहुंची, ठीक है, अराइव्ड यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, फिर क्या दे दिया? ऑल द प्रिपरेशन, डिड ऑल द प्रिपरेशन, ठीक है, उसने सारे काम किए। एंड देन हैज कॉल्ड, देन हैज कॉल्ड। अब यहां पर हैज कॉल्ड क्यों दे दिया? आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हो, फिर बाद में प्रेजेंट का हैज दे रहे हो, तो ये गलत हो गया ना। यहां पर क्या आएगा? हैड कॉल्ड, ठीक है। आई हैव बीन एडोर्निंग। एडोर्निंग कभी भी आईएनजी फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। मैंने आपको बताया कि एडोर्न करना एक स्टेट वर्ब है। कौन सी वर्ब है? स्टेट वर्ब है। और स्टेट वर्ब को आईएनजी फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो सर कैसे लिखेंगे? याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी एक ही टेंस होता है। यानी मैं ऐसे लिख नहीं सकता आईएनजी में, तो लिखूंगा कैसे? इसको मैं हैव प्लस थर्ड फॉर्म में लिख दूंगा, हैव एडोर्न्ड। हैव एडोर्न्ड यानी यहां पर आ जाएगा हैव एडोर्न्ड। एक ही टेंस होते हैं दोनों। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। मैंने अभी भी बताया क्या कि यहां पे देखो, यहां पे हैज हैपेंड नहीं आएगा, हैड हैपेंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म दे रखी है।
हैड ही कम इवन ए मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर। तो भाई साहब इस सेंटेंस में क्या एरर है? देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, वो भी दे रखी है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, यानी सेंटेंस में नो एरर। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। फिर वही आ गया ना, अब याद करो, इधर भी विल टेक दे रखा है, इधर भी विल रेन दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है? इन केस। इन केस दे रखा हो तो फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब रेन्स आएगा, यहां पे रेन्स आएगा इन केस के साथ। इफ वी हैड सुशांत इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन। अभी भी बताया, इस तरफ क्या दे रखा है? वुड हैव वॉन। क्या दे रखा है? वुड हैव वॉन। तो उस तरफ क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। देखो हैड सेकंड फॉर्म भी होती है, आपको पता होना चाहिए, हैड सेकंड फॉर्म भी होती है। हैड दे रखा है, अगर हैड दे रखा है, सेकंड फॉर्म को बदलना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा? हैड हैड। क्या बन जाएगा? हैड हैड, यानी यहां पर क्या आएगा? हैड हैड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ आई वॉज यू। बस इसको देखते ही आप उड़ाओ। क्या उड़ाओ? कि सर यहाँ पे वर यू ही आएगा, अगर मैं तुम होता। तो एक इमेजिन है ना, इमेजिन वाले सेंटेंस है, और ये सेंटेंस है आई हैव बीन नोइंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नो बेटा जी क्या होती है? एक स्टेट वर्ब होती है, और स्टेट वर्ब को कभी भी आईएनजी के साथ नहीं लिखा जा सकता। जैसे लव है, आई एम लविंग यू नहीं होता, आई लव यू होता है। आई एम हेटिंग यू नहीं होता, आई हेट यू होता है। आई एम लाइकिंग यू नहीं होता, आई लाइक यू होता है। आई एम रिमेंबरिंग यू नहीं होता, आई रिमेंबर यू होता है। तो उसी तरह मैं तुम्हें जान रहा हूं, कोई जानने की प्रोसेस थोड़ी चल रही है, एक्शन थोड़ी हो रहा है, ये एक स्टेट वर्ब है। और स्टेट वर्ब को किस में लिखा जाता है? बताओ। स्टेट वर्ब को आईएनजी फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। और अभी भी मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट में तब लिखा जा सकता है जब वो वर्ब स्टेट वर्ब हो। तो हैव नॉन, यानी यहाँ पे पहला हो गया। तो 25 क्वेश्चन अपने हो गए। चलो ठीक है, थैंक्स माय डियर।